हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारा नया पैटर्न आंसर राइटिंग का अब चल रहा है वो बेसिकली अब इंटीग्रेशन अप्रोच पे चल रहा है, यानी जो हम आंसर राइटिंग के माध्यम से सीख रहे हैं कि किस प्रकार मेंस और प्रीलिम्स दोनों आंसर राइटिंग की तैयारी के दौरान, जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार दोनों की तैयारी की जा सके, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। जो आने वाले कुछ वीडियोस होंगे उसमें मैं प्रॉपर सैंपल वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह से जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो केवल हम प्री की तैयारी नहीं करते हैं, केवल हम मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, केवल हम इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं, बल्कि हम इंटीग्रेशन अप्रोच से तैयारी करते हैं कि तीनों चीज़ें एक साथ कैसे हो, यानी साथ साथ हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, जो कि इंटरव्यू के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही हमारा प्रीलिम्स की भी तैयारी हो, यानी कुछ आंकड़े भी तैयार हों, हमारी एनालिटिकल स्किल भी बढ़ती रहे, और साथ ही हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे होगी, ये आने वाले कुछ वीडियोस में मैं अवश्य डिस्कशन करूंगा। आज का जो हमारा बेसिकली जो लेक्चर होगा वो डे 47, जो कि जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 1 के कुछ क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। और मेरे बारे में आप देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें इंटरव्यू में हिंदी मीडियम से अपीयर हुआ हूँ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी शेयर करें। प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न जो जीएस पेपर 4 का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आप समझें, ये जो लोग यूपी पीसीएस देने वाले हैं, यूपी पीसीएस 2019, वो लोग इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे प्रश्न वहाँ पर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि यही प्रश्न पूछ दिया जाए, तो वहाँ पर ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो इन चीज़ों को वो और ध्यान से देखें। तो प्रश्न है हमारा, नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं? सिविल सेवकों द्वारा प्रायः सामना की जाने वाली नैतिक दुविधा के कुछ उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल डिलेमा? ब्रिंग आउट सम एग्जांपल्स ऑफ एथिकल डिलेमा ऑफन फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट्स। एक चीज आपको पता होगी दोस्तों, जो कॉमन सेंस है, एक होता है लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्टकट में बात करूँ तो पब्लिक सर्वेंट पीएस, और एक होता है सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सेवक। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो जनरली सामान्यतः जो लोक सेवक है उसमें हम किसी को भी शामिल कर सकते हैं। एक जो भी गवर्नमेंट का कर्मचारी है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या ना हो, जो भी गवर्नमेंट का कर्मचारी है, इवन एक चपरासी हो या कोई बैंक कर्मी हो, कोई भी हो, उसको हम क्या किस में काउंट करते हैं? लोक सेवक यानी पब्लिक सर्विसेज में काउंट करते हैं। सिविल सेवक में जनरली जो उच्च स्तर के अधिकारी वर्ग होते हैं, जो उच्च स्तर के अधिकारी वर्ग होते हैं, वो आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिए जाते हैं। तो जब हम इस प्रकार के आंसर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा होगा आपके सिविल सर्वेंट में, यहाँ पे दिखा है आपको सिविल सेवकों में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिविल सेवकों में एग्जाम्पल आप अधिकारियों के समझ क्या चुनौती आ रही है वो दीजिए। जैसे मैं सीधे यहीं पे एक बात बताता हूँ, एक बार प्रश्न करते करते मैं समझा दूंगा। पहले हम प्रश्न का स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। दृष्टिकोण क्या होगा? भूमिका में आप सीधे बता दें नैतिक दुविधा क्या है। क्यों? 150 शब्द का ये प्रश्न है यार, और इसमें भी आपके 2 पार्ट पूछ दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको बोला है कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आप 3-4 उदाहरण अगर लिखेंगे तो 25 गुणे 4 कर लीजिए, तो 100 शब्द आपके यहीं चले जाएंगे। तो अगर आप कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा इससे बच जाइए, सीधे पहला पार्ट शुरू कर दीजिए, नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं। मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है? कुछ उदाहरणों के साथ यही पुष्ट कर देना है कि सिविल सेवक जो सामना कर रहे हैं कुछ नैतिक दुविधाओं का, उनके बारे में आपको वर्णन कर देना है। जो हमारा एंड होगा आंसर का, यानी जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, उसमें क्या लिखेंगे? कैसे इस दुविधा को दूर करें। भाई सिविल सेवा की समझ जो कुछ उदाहरणों के साथ अपने दुविधा बताई, तो कुछ सोल्यूशन भी बता दीजिए कि कैसे इस दुविधा को हम दूर करें। देखिए, कई बार बात होती है आपके पास मैं नैतिक दुविधा को अगर समझाऊं तो आपके पास कई एथिकल वैल्यूज होते हैं। एथिकल वैल्यूज का मतलब कह सकते हैं हम नैतिक मूल्य होते हैं आपके पास। और ये जो नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका समानुभूति, ठीक है, करुणा, इसके अलावा दया, इसके अलावा वस्तुनिष्ठा, ठीक है, तो ये ढेर सारे कुछ सिविल सेवा के वैल्यूज हैं। और मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है कि वैल्यूज को याद रखें सिलेबस के माध्यम से। अब जब इन किसी भी 2 वैल्यूज में
टकराव होता है, कोई भी दो वैल्यू आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, या आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करुणा को मानूं या वस्तुनिष्ठा को मानूं। जैसे मान लीजिए सीधी बात, आपके सामने एक वृद्ध महिला आती है, ठीक है, वृद्ध महिला आती है और वो आपसे कहती है कि राशन कार्ड नहीं है उसके पास, और वो आपसे कहती है राशन दे दो, सरकार ने कहा है राशन सबको मिलेगा। और आप इस बात को समझिएगा, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, न ही उसके पास कोई कागज है जो रिलेटेड कागज होते हैं कि राशन कार्ड आसानी से बन जाए। तो आप क्या करेंगे? वृद्ध महिला के प्रति करुणा देखेंगे और उसको राशन प्रदान कर देंगे, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या करेंगे। या फिर आप वस्तुनिष्ठा की वैल्यू दिखाएंगे। वस्तुनिष्ठा की वैल्यू मतलब आपने देखा कि उसके पास कागज नहीं है और आप मना कर देंगे कि नहीं यार हम तो नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखिए नैतिक रूप से दोनों सही है, ये भी एक वैल्यू है। आप अगर करुणा मान के उसको राशन दे देते हैं तो वस्तुनिष्ठा का वैल्यू का ह्रास होता है, और जब आप वस्तुनिष्ठा मान के उसको मना कर देते हैं तो करुणा के वैल्यू का ह्रास होता है। और यही बेसिकली क्या है? एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा मतलब क्या होता है? दो वैल्यूज जब आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, जब आपस में लड़ाई करेंगी, अब आप डिसीजन क्या लोगे, यही होता है एथिकल डिलेमा। एक एग्जांपल से और समझाता हूं, जिसको आप पब्लिक सर्वेंट के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो मैंने अभी बात की थी। पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवक, ठीक है। देखिए क्या है, आप एक ट्रैफिक कर्मचारी हैं, ठीक है, ट्रैफिक कर्मचारी हैं, और एक कार आपके सामने खूब तेज से गुजरती है और रेड लाइट तोड़ देती है। आपने उसको पीछा किया और उसको पकड़ लिया, ठीक है। और सीधी बात है, आपने पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि रूल उसने तोड़ दिया। अब आप देखते हैं कि अंदर क्या है, एक महिला जो कि गर्भवती है और दर्द से छटपटा रही है, बहुत ज्यादा दर्द से छटपटा रही है। अब आप क्या करेंगे? उसका चालान काटेंगे, यानी नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। पहला आप नियमों का पालन करेंगे या उसको जाने देंगे। जाने देने का मतलब आपने समानुभूति दिखाई, आपने करुणा दिखाया, आपने मानवाधिकारों का सम्मान किया। तो आप क्या करेंगे? ये जब डिसीजन मेकिंग में आपके साथ समस्या आती है कि यार मैं क्या करूं, नियम का पालन करूं या वो करूं। अब सीधी बात है, जनरली हमारे पास क्यों ऐसा डिलेमा आता क्यों है? अगर मैं थोड़े और बैकग्राउंड पे जाऊं, क्या ऐसा डिलेमा आता क्यों है, तो कारण यही है कि जैसे आप जब जो भी सिविल सेवक है जनरल लाइफ में, दैनिक जीवन में, उसके पास हर काम के लिए नियम नहीं होता है। जैसे जो लोग संविधान बना रहे हैं या लोग जो नियम कानून बना रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऐसा भी केस आ सकता है कि एक महिला, गर्भवती महिला कार तोड़ के, उसकी कार क्या कहते हैं, रेड लाइट तोड़ के चली जाएगी। वो लोग इतनी चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। जो हमारे पास नियम कानून होते हैं वो बेसिकली बड़े बड़े इश्यूज जो हमको दिख जाते हैं कि कोई रेड लाइट तोड़े तो यार उसको फाइन लगाओ, ठीक है। इन चीजों पर ही हमारे कानून बने होते हैं। आपको अब इस दौरान खुद से डिसीजन लेना होता है, और यही होता है एथिकल डिलेमा। मान लीजिए यहाँ पर सीधे रूल होता कि नहीं, अगर गर्भवती महिला रहेगी तो उसको जाने देंगे और कोई रहेगा तो फाइन लगाएंगे, ऐसा अगर कोई रूल होता तब तो आप क्लियर, आप कोई डिलेमा में नहीं, आपको रूल फॉलो करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, और अब आपके बीच में वैल्यूज का संघर्ष हो रहा है। इसी को कहते हैं हम एथिकल डिलेमा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, सीधे पाठ कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? समान रूप से महत्वपूर्ण दो नैतिक मूल्यों, उदाहरण के तौर पर समानुभूति तथा वस्तुनिष्ठा, ठीक है। एक एग्जांपल सीधे जो अभी मैंने बताया, जो महिला वाला केस है वहीं से सीधे देख लीजिए। एक तो आप समानुभूति करेंगे महिला के प्रति, या वस्तुनिष्ठा दिखाकर उसको राशन कार्ड देने से मना कर देंगे। सीधा एग्जांपल है। तो मैंने ये कहा दोनों मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि एक मूल्य कमजोर है, दूसरा मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा रहेगा? तो सीधी बात है, जो महत्वपूर्ण मूल्य होगा उसका हम चयन कर लेंगे। तो इसके मध्य चयन का संकट ही नैतिक दुविधा है, यानी एथिकल डिलेमा क्या है? इसके मध्य चयन, किस चीज का चयन करें, यही एथिकल डिलेमा है। अब लिखता हूं एक कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन क्या है? एक सिविल सेवक को उसके कर्तव्य निष्पादन में विभिन्न नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके उदाहरण निम्न है। क्योंकि यही पूछा है, उदाहरणों के साथ बताइए एक सिविल सेवक दैनिक रूप से किन एथिकल डिलेमा का सामना करना पड़ता है। तो आपने पहला बताया, अच्छा यहाँ पे मैंने 4-5 एग्जाम्पल बताए हैं, 2 आपको ऊपर ही बता दिए एक्स्ट्रा। आप ढेर सारी एग्जाम्पल जब कहीं पढ़ रहे हैं तो उसको एक कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब एग्जाम में आए तो प्रश्न के हिसाब से वही एग्जाम्पल आप वहां पे कोट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ रहा है कि वस्तुनिष्ठा समानुभूति के समान ही महत्वपूर्ण है, चर्चा करें, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। आप महिला के राशन कार्ड वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को इस तरह मोल्ड करिए, इसी को हम बोलते हैं टेस्ट सीरीज, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई, ठीक है। यही एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई है, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज को बेस मान के मैंने पढ़ाई करने को बोला, इसीलिए बोला है। क्यों? आपको टेस्ट सीरीज में ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल गए, उन एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है? मोल्ड करना है अपने अनुसार और अप्लाई करना है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको इसको अपने हिसाब से मोल्ड करके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप कहेंगे यार सर ने नैतिक दुविधा पढ़ाया है,
ठीक है, नैतिक, और मान लीजिए प्रश्न है नैतिक चिंता क्या है, ठीक है, ऐसा प्रश्न है। अब आप समस्या में पड़ गए, यार सर ने तो बताया था नैतिक दुविधा, प्रश्न यहाँ पे नैतिक चिंता, आप क्या करें? कुछ नहीं करना है, वहीं बैठ के सोचना है, एक सेकंड सोचना है कि एग्जाम्पल तो सारे यही लगा देंगे, लेकिन नैतिक चिंता क्या है वाकई में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। जो चीजें प्रॉब्लमेटिक है वो मैं डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है। तो पहला मैं डिस्कशन कर रहा हूं उदाहरण का, करुणा बनाम नियमबद्धता का मूल्य, ठीक है। और यहाँ पे सीधे एग्जांपल लिखा, वही जो ऊपर बताया, एक वृद्ध महिला जिसके पास राशन कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक कागज नहीं है, क्या करें? राशन दें यानी करुणा के मूल्य का पालन करें, या न दें यानी नियमबद्धता का पालन करें। दूसरा, निजी जीवन बनाम पेशेवर जीवन, ठीक है। सिविल सेवक हैं आप, और आपको पता चलता है कि गांव में आपके पिताजी रहते हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, और सीधी बात है यार, पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब कितनी खराब है आपको नहीं पता है, तो आप सोच रहे हैं जाऊं देखने, तब तक आपको पता चलता है कि यार आपदा आ गई है, कोई रेल एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कहीं किसान बैठ गए, धरने प्रदर्शन पे बैठ गए। अब आप क्या करेंगे? अपने पद के कर्तव्यों का पूर्ति करेंगे, यानी पेशेवर जीवन की बात मानेंगे, जो पेशेवर जीवन में आपके दायित्व हैं उसकी पूर्ति करेंगे, या जो निजी जीवन के भी आपके दायित्व हैं, भाई आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया और आईएएस बनाने में आपकी मदद की, ठीक है, पूरी जिंदगी उन्होंने आपको अपने वैल्यूज सिखाए, और जब उनको जरूरत पड़ रही है तब भी आप नहीं उपलब्ध हैं, तो इससे बड़ी समस्या एक सिविल सेवक के जीवन में क्या आ सकती है? तो ये एक बड़ी दुविधा है कि क्या करे भाई। उसके पास पोस्ट है, पोस्ट का दायित्व है कि आपदा वापदा में रहना पड़ेगा उसको, दूसरी तरफ उसके निजी जीवन का भी दायित्व है कि पिताजी अगर परेशान है, पिताजी को कोई दिक्कत है, तो उनकी भी सहायता करें, ठीक है। तो ये भी लिखें क्या इस दौरान आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर देते रहे, मैं देखूं कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। तीसरा, आर्थिक समृद्धि बनाम पर्यावरण, यार सीधी बात है, ये तो डिलेमा मतलब हर जगह है, ठीक है ना, ये तो डिलेमा हर जगह है। जैसे मैंने एक दोहा आपसे बोला था, ठीक है, मैंने दोहा क्या बोला था, ज्यों रोहूं तो जग हंसे, ठीक है, यही बोला था, ज्यों रोहूं तो जग हंसे, हंसऊं तो राम रिसाई, ठीक है, मनही माही बिसुरना, ज्यों गुन काठी, ठीक है, खाई, ठीक है, ज्यों गुन काठी खाई, ये मैंने एक दोहा आपसे बताया था। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, वही बात है कि अगर आप रो रहे हैं तो दुनिया आपके ऊपर हंस रही है, और आप हंस रहे हैं तो आपका सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा हो जा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि यार बड़े बदतमीज हो। सीधी बात, ऐसे एग्जाम्पल मैं सीधे बोल रहा हूँ, आप माता पिता का एग्जाम्पल ले लीजिए, माता पिता आपको डांट रहे हैं और आप रो रहे हैं, तो हंसना शुरू कर देंगे, या फिर आपको और डांटेंगे कि तुम तो हर बात पे रोना शुरू कर देते हो यार, बहुत रोंदड़ू किस्म के इंसान हो। और मान लीजिए आप क्या कहते हैं, हंसना शुरू कर दिया आपने, तो फिर और गुस्सा हो जाएंगे, यार इतने बड़े बदतमीज हो, तुमको कुछ बोले तो तुम जवान लड़ाना शुरू कर देते हो। तो सिंपल सी बात है, यही इसी को कहते हैं एथिकल डिलेमा। करेंगे क्या आप? तो वही एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, आर्थिक समृद्धि बनाम पर्यावरण। यहाँ पर आप क्या करेंगे? मान लीजिए एक जंगल से सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी के माध्यम से वो विकास लाने का मार्ग होता है, जनरली कहा जाता है सड़कें ही विकास का मार्ग होती हैं, जबकि वहां मौजूद जनजातियां, वन्य जीवन, इनके हेतु यह क्षतिकारक होता है। इवन आपने कई देखा होगा, जो बड़ी सड़कें बनती है, बांध बनते हैं, उसकी वजह से इनका विस्थापन भी होता है। इसके अलावा इसका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत है। आपने वन काट दिए, वन को डुबो दिया बांध बनाने के दौरान, जैसे टिहरी डैम के से पूरे गांव के गांव डूब गए थे। इस दौरान आप क्या करेंगे? ये होता है एथिकल डिलेमा कि आप आर्थिक समृद्धि पर जोर देंगे कि आप पर्यावरण पर जोर देंगे। चौथा डिलेमा क्या है? गोपनीयता बनाम पारदर्शिता। सीधी बात है, आपने आरटीआई एक्ट का क्रियान्वयन भी करना है और आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे भी ध्यान रखना है। और सीधी बात क्या है कि जब राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के संबंध में खतरा आएगा तो आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में सोचेंगे, इसको लागू कराएंगे। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, इसके अलावा आरटीआई एक्ट की जो धारा 22 है वो भी कहती है कि क्या कहती है, आरटीआई एक्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे प्रश्रय देना है, यानी आरटीआई एक्ट की बात माननी है, सूचनाओं का स्वतः प्रकटीकरण करना है, जो आरटीआई एक्ट की धाराएं कहती हैं। अब आप इस दौरान क्या करेंगे? आप आरटीआई एक्ट को मानेंगे या फिर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मानेंगे? कोई आपके साथ सूचना आई, इसी को बोलते हैं एथिकल डिलेमा। 5वां पॉइंट, हितों का टकराव। ठीक है, वही मैंने लिखा, साक्षात्कार बोर्ड में मेंबर होने तथा प्रतियोगियों के मध्य अपने बेटे के होने के दौरान दुविधा। यार सीधी बात है, मान लीजिए आप यूपीएससी में बड़ी पोस्ट पे हैं, ठीक है, और पता चलता है आपको कि आपका बेटा भी मेंस पास हो गया है। अब मेंस पास हो गया, बेटे का इंटरव्यू है। अच्छा, जो यूपीएससी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो यूपीएससी बोर्ड मेंबर को शुरू में नहीं पता होता है कि कौन आने वाला है, ठीक है, किसी को पता नहीं होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है। अब आप सीधे बताइए कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, पता चला उसका बेटा ही उसके बोर्ड में पहुंच गया, अब ज़्यादा मार्क्स दे देगा तो लोग कहेंगे यार ये तो बताओ बहुत गड़बड़ कर दिया, यूपीएससी भी आजकल पैसा कमाने लगी है। कम मार्क्स देगा तो बेटा गुस्सा हो जाएगा।
क्या करेंगे, हितों का टकराव हो जा रहा है। ठीक है, ये परिस्थितियां होती हैं एथिकल डिलेमा। अब लिखेंगे आप सोल्यूशन निष्कर्ष के रूप में, तो निष्कर्ष के रूप में सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इस एथिकल डिलेमा से निकला जाए। तो इन परिस्थितियों में सिविल सेवा को क्या करना चाहिए, सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, इंटीग्रिटी रखना चाहिए। जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, आपको अपने अंदर भी इंटीग्रिटी रखना चाहिए, अपने अंदर भी आपको इंटीग्रेशन रखना चाहिए। छोटे छोटे फायदे के लिए इधर उधर भटकना बंद करके मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में, अपने अंदर भी आपको इंटीग्रिटी रखनी चाहिए। तो वही बात एक सिविल सेवक के लिए भी लागू होती है, उसको भी सत्यनिष्ठा रखना चाहिए, उसको भी इस बात की समझ होनी चाहिए, जो वैल्यूज हैं सिविल सेवा के, वो सबको उसको लागू करना चाहिए। वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों के साथ साथ उसको क्या करना चाहिए, संविधान, विधि अथवा विनियमन तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेने जैसे उपाय करना चाहिए। मतलब बेसिकली सिविल सेवक को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, उसको यही सोचना चाहिए क्या संविधान में कुछ बात कहा गया, जैसे संविधान में गरिमा सहित जीवन जीने के अधिकार को बोला गया कि इवन ये इमरजेंसी में भी नहीं हटेगा। तो आप सोचिए, गरिमा सहित जीवन जीने का अधिकार है, और जो कार वाला मैंने एग्जांपल दिया, वहां उस महिला ने क्या किया, उसने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी। महिला नहीं, मान लीजिए ड्राइवर था। आप कहेंगे कि सर गर्भवती महिला जब इतने दर्द में है तो कार कैसे चलाएगी, ड्राइवर था, ड्राइवर ने ही रेड लाइट तोड़ दी। अब क्या डिसीजन मेकिंग आपका होगा, उस दौरान आप देखेंगे कि संविधान क्या कहता है। एक तो जीवन जीने का अधिकार देता है, मान लीजिए आपने उसको चालान काट दिया और उसका बच्चा मर गया तो, ठीक है, डिले हुआ तो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो, ये बात आपको सोच के डिसीजन मेकिंग आखिरी में करना होगा। विधि अथवा विनियमन का पालन करना होगा, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेने जैसे उपाय करने का। मान लीजिए आपके पास थोड़ा टाइम है, किसी और केस में, जैसे राशन कार्ड वाले केस में बात करूं, तो तत्काल राशन देना बहुत अनिवार्यता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एकदम भूखे अगर है महिला तो आप उसको तत्काल खाना अपने पास से खिला देंगे, इतना आप कर सकते हैं मान लीजिए आखिरी तौर पे। लेकिन राशन कार्ड जो उसका दैनिक जीवन में आप तो खाने की जिम्मेदारी आप लेंगे नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राशन कार्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और ऐसा कोई रूल नहीं है तो आप बेसिकली अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि हो सकता है पूर्व में ऐसी सिचुएशन से उलझे हो, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे सर क्या किया जाए, और कोशिश करेंगे कि उनसे औपचारिक परामर्श आपको मिल जाए। ठीक है, इस बात को देखिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जीएस पेपर 2 का है, ठीक है, सॉरी जीएस पेपर 1 का है। जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी का प्रश्न है, ठीक है, और ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, इसी तरह के अन्य क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुका हूं। आज मैं बेसिकली ये दिखाना चाहता हूं कि 4A रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, 4A रूल यानी कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक दो बार इस 4A रूल की चर्चा की है, लेकिन अलग क्वेश्चन के संदर्भ में की है। आज जो नया क्वेश्चन है हमारा, पढ़ देता हूं। जनजातियों के मध्य व्याप्त निम्न साक्षरता दर हेतु उत्तरदायी कारणों को रेखांकित कीजिए, साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हाईलाइट द रीजन बिहाइंड प्रीवेलेंस ऑफ लो लिटरेसी रेट अमॉन्ग ट्राइबल्स, ऑल्सो मेंशन सम इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये है प्रश्न। अब ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप इंट्रोडक्शन में तो बताएंगे, सीधी बात है, क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में, कुछ आंकड़ों से अपनी बात को रखेंगे। आंकड़े क्या आप बता सकते हैं, एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो नोट कर लें। जो 2011 की जनगणना हुई है उससे पता चला है कि जनरल जो एवरेज भारत की साक्षरता दर है वो 73 पॉइंट समथिंग है। इसको आप लिख सकते हैं लगभग 74% है, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन जो एसटी की साक्षरता दर है यानी ट्राइबल्स की साक्षरता दर है वो केवल 59% है। ठीक है, 59% साक्षरता दर है। इसमें भी जो 59% है, इसमें एक होती है पीवीटीजीज, ठीक है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, ठीक है, विशेष रूप से सुवेद जनजातीय समूह, इनकी साक्षरता दर और कम है। उदाहरण के तौर पे अबूझमारिया देख लीजिए, या फिर आप सेंटिनलीज जनजातियां देख लीजिए, इनकी साक्षरता दर लेस देन 5% भी है। तो सीधी बात है, ये जनजातियों में आप यही आंकड़ा कुछ देकर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि जनजातियों में साक्षरता न होना एक भारत में एक बड़ी समस्या है। अब पूछा है प्रश्न का पार्ट है, जनजातियों के मध्य व्याप्त निम्न साक्षरता दर हेतु उत्तरदायी कारणों को रेखांकित कीजिए, यानी आपको अब कारण रेखांकित कर रहे हैं बताने। तो क्या कारण आप बताएंगे पार्ट ए, तो वही मैंने बताया 4A रूल। 4A रूल को याद रख लीजिए। ए को बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी, दूसरे ए को यानी A2 को बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी, तीसरे A3 को बोलते हैं हम एक्सेप्टेबिलिटी, चौथे A4 को बोलते हैं हम अवेयरनेस। ठीक है, ये 4A रूल है। अब ये जो 4A रूल है, ये सोसाइटी का जो भी प्रश्न है, मान लीजिए सोसाइटी या सोशल जस्टिस का जो भी प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्न आता है भारत में ड्रग्स की समस्या व्याप्त है, ठीक है, और भारत नशे की समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। ठीक है, क्या कारण है कि भारत इतना नशे की समस्या से जूझ रहा है, उड़ता पंजाब भारत में चल रहा है।
अब बताएंगे अवेलेबिलिटी, यानी नशा आपके पास अवेलेबल है, अफोर्डेबल है यानी सस्ता नशा मिल जा रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बार कल्चर, भारत में वेस्टर्नाइजेशन बहुत तरीके से फैल रहा है, अवेयरनेस नहीं है, यानी आपको पता नहीं है कि क्या क्या नुकसान हो सकता है नशे का, आपको ये नहीं पता है कि आपको दंड भी मिल सकता है नशा करने में। तो बेसिकली अवेयरनेस, ना कानूनों के बारे में जानकारी है, ना नशा संबंधी प्रावधानों के बारे में जानकारी है, तो आप ये बता सकते हैं कि भारत में ये प्रॉब्लम है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए बाल मजदूरी की समस्या पे प्रश्न पूछे, आप बता सकते हैं अवेलेबल है बाल मजदूर आसानी से, क्योंकि गरीबी व्याप्त है, अफोर्डेबल है, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं बाल मजदूर, एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, जो लोग नियोजित कर रहे हैं या जो अपने माता पिता अपने बाल बच्चों को नियोजित करवा रहे हैं, दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल है, और अवेयरनेस की कमी है। ऑब्वियस सी बात है, जो कानून है बाल मजदूरी कानून, वो सब अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है लोगों को, जो बचाने संबंधी उपाय किए गए वो भी अवेयरनेस नहीं है। तो इन हेडिंग्स के अंदर आप चीजों को पॉइंट करके थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस लिखें। आपको बेसिकली क्या करना है, दिमाग में ये चारों पॉइंट रख के सोचना है कि और मैं पॉइंट्स निकाल कैसे सकता हूं। तो जैसे अब मान लीजिए ये जनजाति वाला प्रश्न है, इसको सीधे कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। जनजाति में निम्न साक्षरता दर का पहला कारण मैं बोल रहा हूं अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अवेलेबिलिटी क्या नहीं है, यानी शिक्षा की उपलब्धता नहीं है। क्यों? जनजाति क्षेत्र बहुत दूर दराज वाले हैं और वहां पर शिक्षा व्यवस्था पहुंचा पाना बड़ी समस्याजनक है। दूसरी बात अतिवाद है। भाई जनजाति क्षेत्र आपने कई देखा होगा, वहां पे नक्सलवाद, ठीक है, वामपंथी चरमवाद काफी हद तक फैला हुआ है। तो वहां पर शिक्षकों की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी शिक्षक जाने से डरते हैं। आप खुद सोच लीजिए, अगर आपको किसी जनजाति इलाके में शिक्षक बना के भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे? और मुझे बताइए इनमें से कितने लोग हैं जो कि छत्तीसगढ़ के नहीं हैं और छत्तीसगढ़ के बक्सर में जाना चाहते हैं काम करने, रायपुर में चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी लग जाए, ठीक है। तो आप कैडर के बारे में खुद सोच लीजिए, आप यहाँ पे खुद बता सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है, यानी शिक्षक भी नहीं अवेलेबल है। भाई सीधी बात है, जान माल का खतरा है और दूर दराज के इलाके हैं, तो आप कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेज भी नहीं अवेलेबल है। तो आप दोनों चीज यहाँ पर बता सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट देख लेते हैं। अफोर्डेबिलिटी क्या? शिक्षा बहुत ही महंगी है, सीधी बात है, वर्तमान दौर पे शिक्षा बहुत ही महंगी है। दूसरी बात दूरी, जनजाति क्षेत्र देखेंगे आप सघन नहीं बसे हुए हैं, ठीक है। जनजाति क्षेत्र में विकिरणित आवास आपको ज्यादा मिलेंगे, विकिरणित आवास ज्यादा मिलेंगे। अब विकिरणित आवास ज्यादा है तो सीधी बात है, स्कूल कॉलेज अगल बगल हो नहीं सकते, बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेज हो नहीं सकते। ऐसे मिनिमम लेवल पे तो स्कूल कॉलेज बनाया जाएगा जहां से अधिक लोगों को कवर किया जा सके, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्कूल दूर दूर हो जाते हैं, और जब स्कूल दूर दूर हो जाएंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं, हो सकता है कि ये जो वीडियो मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसमें थोड़ा इको आ रहा हो। तो इको आ रहा होगा तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हालांकि मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत पता नहीं चलता है, लेकिन आप एक बार बताएंगे तो मैं रूम, क्योंकि मेरा बिल्कुल खाली होता है, इस वजह से मुझे लगता है कई बार कि इको आ रहा होगा दीवार से, तो मैं कुछ और व्यवस्था करूंगा जिससे दीवार से काफी दूर रहूं, ठीक है। तो आप ये बात समझिएगा, जो अफोर्डेबिलिटी की मैं बात बता रहा हूं, एक तो दूरी भी इतनी ज्यादा है कि किराया लग रहा है तो भी जनजातियां भेज नहीं सकती, भाई कहां से किराया देंगे। तीसरी बात एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात सांस्कृतिक कारकों की बात कर लेते हैं, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है। तो जो आप पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं कि जनजातियां काफी पिछड़ी हुई हैं, जनजातियां झूम कृषि करती हैं। तो सीधी बात है, आप खुद इस बात को समझिए कि यार जनजातियां जब झूम कृषि करती हैं, जनजातियां काफी पिछड़ी हैं, आप ये चीज जनजातियों को ही पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तो सीधी बात है वो कल्चर से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अपने, और कल्चर से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो कभी जनजातियां अलाउ करेंगे अपने बच्चों को जाने के लिए? बिल्कुल नहीं, इस बात को समझिएगा। दूसरी बात ये कि भाषा जो पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश भाषा में पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए जनजाति वो संथाली और गोंड भाषा जानता है, या फिर वो ओलचिकी लिपि जानता है, ठीक है, ओलचिकी लिपि के माध्यम से वो बचपन से सीखा हुआ, यही सब पढ़ा हुआ है, और आप जाके उसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं रोमन लिपि है, ABCDEFG नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, IAS तो कतई नहीं बन पाओगे अगर अंग्रेजी नहीं आती है, उसको ये पढ़ाएंगे। इवन आप जनजातियों को छोड़िए, आप हिंदी भाषा को देख लीजिए, भारत में हिंदी भाषा कितनी रास पे है, इस बात को आप समझ सकते हैं। इवन मैंने फेसबुक पे कई बार देखा है, क्लियर लिखा हुआ था कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप IAS नहीं बन सकते, ठीक है। ऐसी बातें क्लियर लिखी हुई है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाषा को लेकर भी एक समस्या है। एक्सेप्टेबिलिटी का दूसरा कारण क्या है? समझ का अभाव, ठीक है। जनजातियां क्या समझती हैं कि अगर बच्चे पढ़ेंगे, मान लीजिए अभी पढ़ने भेज दें, 6 से 7 साल का बच्चा है उसको पढ़ने भेज दें, तो यार घर कौन चलाएगा? खेत करता था, जाके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो मिलता था वो ले आता था, इकट्ठा करता था, ठीक है, NTSP इकट्ठा करता था, जाके सामान बेच के आता था, फेरी लगाता था, और इसको हम पढ़ने भेज दें, अरे बाप, तो पैसा कैसे आएगा और घर चलेगा कैसे? चूल्हा चौका तो जलना बंद हो जाएगा।
तो एक एक्सेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम ये भी है, इस वजह से भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अवेयरनेस। उनको पता नहीं है कि काफ़ी ढेर सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है, बच्चों के लिए मिड डे मील चला रही है, काफ़ी योजनाएं हैं ये गवर्नमेंट चला रही है, तो अवेयरनेस की कमी है। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी क्या है? इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों का उल्लेख कीजिए। तो सरकार की क्या क्या पहले हैं? तो सरकार की पहले क्या है? एकलव्य मॉडल स्कूल खोला गया है, ठीक है। एकलव्य मॉडल स्कूल विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में खोला गया है। इसको आप देखिए क्या है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो 9वीं 10वीं में जनजातीय छात्र पढ़ते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। जनशाला कार्यक्रम है, और जनशाला कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूनाइटेड नेशन की जो 5 एजेंसियां हैं, कई ढेर सारी एजेंसियां, आपने नाम सुना होगा, यूएन देसा, ठीक है, आपने ये सुना होगा, यूएन स्केप सुना होगा, यूएन इकोसॉक सुना होगा। इन 5 एजेंसियों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम है जनशाला कार्यक्रम, तो वो भारत सरकार ने प्रारंभ किया। आश्रम विद्यालय, आश्रम विद्यालय अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में लड़का लड़कियों के लिए अलग अलग क्या है, हॉस्टल वाले स्कूल हैं, तो सरकार ने ये प्रारंभ किया। आप बता सकते हैं। इसके अलावा जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आप निष्कर्ष में कुछ सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए ताकि ये प्लेटफॉर्म और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके। इवन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय में जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँगा, चीज़ें मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, अभी मैं भी थोड़ा टाइम टेबल मैनेजमेंट में मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है इसको लाइव रखूँगा, ताकि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में, और ये बात मुझसे अवश्य बताएं कि आप लोग क्या ऐसा चाहते हैं। लाइव रखूँगा तो उससे ये फायदा होगा कि आधे घंटे आप लोग मेरे साथ रहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, आप लोग अपने भी सोल्यूशन नीचे बताएंगे, सर मैंने ये सोचा इंट्रोडक्शन में, टाइप करेंगे, थोड़ी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, टाइप करें, ये चीज़ें आपको डिस्कशन करेंगे तो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म अच्छे से हो पाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे 45 मिनट की जो रेगुलर की जो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं यहाँ पे, आखिर में सीधी बात है, मेरा आधा घंटा तो लग ही रहा है, आधा घंटा से 45 मिनट का वीडियो बन ही रहा है, तो 15 मिनट अगर और मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म हो जाएगा, और आप लोग चर्चा में भाग ले सकेंगे और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकेंगे चीज़ों को। इवन मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं जो क्वेश्चन है जो आज डिस्कशन करने वाला हूँ, इसको नीचे मतलब पहले टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यूपीएससी हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल को कन्वर्ट कर दिया गया है, विद गौरव हटा दिया गया है, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आप उठा लें और उसको आंसर लिखें, और जब मैं लाइव डिस्कशन कर रहा हूं तो आप नीचे अपने डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, आपको लगा कि सर मैंने आपसे अच्छा लिखा है आंसर, तो वो भी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो आप सजेशन क्या देंगे? बेसिकली सजेशन यही देंगे कि यार जो प्रॉब्लम है वो कुछ दूर हो जाए। तो आपने सुना होगा टेली एजुकेशन, कुछ टेली एजुकेशन का दीजिए। इसके अलावा जो एक बेस्ट सजेशन है, आप चाहें तो केस स्टडी बना के कर सकते हैं। डॉक्टर ओपी चौधरी जो IAS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ के, इनकी केस स्टडी देखिए। इन्होंने स्थानीय कच्चे माल जैसे बांस, फूस, घास इत्यादि के उपयोग से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे कम धन में बनाया, और जनजातीय क्षेत्रों में एक तरह से आप कह सकते हैं शिक्षा का कायाकल्प कर दिया। तो इसकी केस स्टडी देखें, यहां से कुछ सॉल्यूशन उठा के सजेशन में आप बता सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखने के लिए वीडियोस बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे काफ़ी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, जो मैंने इश्यूज डिस्कशन किए उसको भी बताएं, और साथ ही ध्यान रखें दूसरे को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।